चलिए आज हम लोग कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टूल्स से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टूल्स फॉर इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि तार की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है, ठीक है। जैसे आपका जो तार है, जैसे मान लीजिए ये आपका तार है, ठीक है, इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई है, इसको हम किससे नापेंगे, ठीक है। वायर गेज से, इंसुलेटर से, टेप से, प्लायर से, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका वायर गेज। वायर गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, वायर गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियॉन टेस्टर का प्रयोग डैश डैश होता है। जो नियॉन टेस्टर होता है, टेस्टर देखे हो, टेस्टर उसमें लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इंडिकेट करता है, ठीक। उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? अर्थिंग के लिए, फेस के लिए, ओपन सर्किट के लिए, न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो अर्थिंग के लिए नहीं करते गधे। नियॉन टेस्टर का प्रयोग हम लोग फेस को मेजर करने के लिए करते हैं। इंडिकेशन मतलब इससे पता चलेगा फेस आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन, रेती को डैश डैश से बनाया जाता है, ठीक है। रेती, देखिए मोस्टली जो टूल्स हैं आपके, वो अधिकतर जो है, अगर आपको नहीं आता है कि किससे बनता है, तो हर टूल्स में कोशिश करिएगा हाई कार्बन स्टील लगाने के लिए, ठीक है। जितने भी टूल्स हैं आपके वो सब क्या है, मोस्टली जो है हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आंख मूंद के आप अंधी में हाई कार्बन स्टील पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। हाई स्पीड स्टील का बनता है हेक्सा ब्लेड। क्या बनता है? हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड, जो हेक्सा ब्लेड होता है वो किसका होता है? हाई स्पीड स्टील का बनता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, संकीर्ण। संकीर्ण मतलब समझ लीजिए सकरे, मतलब कंजेस्टेड, ठीक है। जगहों पर कार्य करने के लिए किस प्रकार का प्लायर प्रयोग होता है? प्लायर को बोलते हैं हिंदी में क्या, देसी भाषा में बोलते हैं प्लास। देसी भाषा में क्या बोलते हैं? प्लास, ठीक। प्रयोग होता है साइड कटिंग प्लायर, नोज प्लायर, जोल्ट प्लायर और नन। तो जो आपका नोज प्लायर होता है, ठीक है, नोज प्लायर, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। जहां पे सकरा हो वहां पे हम लोग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका जो आगे का जो शेप होता है, सुनो, ऐसे होता है, पतला होता है, ठीक है। जो इसका जो शेप होता है आगे क्या होता है, पतला होता है, ठीक है, ठीक है। और इनकी रेंज क्या है, लंबाई की रेंज क्या है, इनकी लंबाई की रेंज क्या है? क्या होते हैं? 160 mm के होते हैं, 180 mm के होते हैं, और 200 mm के होते हैं, और 220 mm, 200 mm और 220 mm, ठीक। इनका वहां प्रयोग करते हैं जहां पे जो जगह हो क्या हो, सक्रिय हो, ठीक है। तो वहां पे हम लोग नोज प्लायर सर आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना? हाँ पूछ सकते हैं, कि ठीक। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि टी स्क्वायर का प्रयोग डैश डैश कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। देखिए टी स्क्वायर, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90। तो किस एंगल को नापने के लिए करते हैं हम लोग? 90 डिग्री, सही बताया, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, प्लायर का निर्माण किया जाता है आयरन से, स्टील से, कॉपर से, नन। देखिए प्लायर क्या होता है, प्लायर क्या होता है, प्लायर की दो टांगें होती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और उसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, ठीक है, ऐंठने के लिए, इन सब के लिए प्लायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। कभी कभी इसका हम लोग कटिंग टूल्स की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। वायर को छीलने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अब पूछा इस किसका बना होता है, तो बच्चों ये बना होता है आपका स्टील का। क्या होता है?
स्टील। स्टील का। प्लायर भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, नोज प्लायर होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि निम्न में से मार्किंग औजार नहीं है, स्क्राइबर, स्निप, पंच, डिवाइडर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? स्निप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में पूछा गया है। सेंटर पंच का पॉइंट कोण होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो बच्चों आंसर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यस। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि हेक्सा ब्लेड का निर्माण होता है, ठीक है। हेक्सा ब्लेड जो होती है उसका निर्माण किससे होता है? हाई स्पीड स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, कॉपर का, एल्युमिनियम का। तो जो आपकी हेक्सा ब्लेड होती है बेटा, वो आपकी हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हाई स्पीड स्टील की। छेनी का निर्माण होता है हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम। तो जो छेनी होती है इसका प्रयोग हम लोग चीपिंग में करते हैं। क्या करते हैं? चीपिंग। मतलब कह सकते हैं कि जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको हटाने के लिए, ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं। और ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रिक पंच का पॉइंट कोण होता है, ठीक। पॉइंट कोण कितना होता है प्रिक पंच का? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और नन। नन माने कोई नहीं। तो जो आपका प्रिक पंच होता है इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री, ठीक। इसका जो एंगल होता है पॉइंट एंगल 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री होता है, ठीक है। नहीं सॉरी, 30 और या 60, ठीक। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितना है? होता है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90। तो बच्चों इसमें डॉट का जो होता है वो होता है 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। नोट कर लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेतियों के प्रकार होते हैं, ठीक है। रेतियों के प्रकार होते हैं लंबाई के आधार पर, कट के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, आकार के आधार पर। देखिए क्वेश्चन ने पूछा है, इस तरह से भी जा सकता है कि रेतियों को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। तो इनके आधार पे हम रेतियों को बांटते हैं। तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल कौन सा सही है आपका? ऑप्शन आपका ये सही है, ठीक। देखिए लंबाई के आधार पे कौन कौन सी होती है बता देते हैं आपको। लंबाई के आधार पर, कट के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, चौथा है आपका आकार के आधार। देखिए लंबाई के आधार पर देखा जाए तो ये होती हैं 10, 15, ठीक है, 10, 15, 25 और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी लंबाई की ये होती है, ठीक। 10, 15, 20 भी होती है, 20, 25 सेंटीमीटर लंबाई की ये सब होती है, ठीक है। अब ग्रेड के आधार, कट के आधार पर देखें तो क्या होती है? सिंगल कट, सिंगल कट, डबल कट,
सिंगल कट हो गई, डबल कट हो गई, और कौन सी होती है? फ्लैट कट, स्पाइरल कट, स्पाइरल कट, एक होती है रास्प कट, कई होती है, ठीक है। ये कट के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, ग्रेड के आधार पर कौन कौन सी होती है? रफ हो गई, स्मूथ हो गई, बास्टर्ड हो गई, ये सब क्या ग्रेड के आधार पर। आकार के आधार पर क्या हो गई? क्या हो गई? आकार के आधार पर क्या कौन कौन सी हो गई? राउंड हो गई, एक हो गई फ्लैट हो गई, एक हो गई राउंड हो गई, और कौन सी हो गई? स्क्वायर, स्क्वायर हो गई। इस प्रकार की कई फाइल्स होती हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग रट के जाइएगा, हो सकेगा तो ये क्वेश्चन रट के जाइए, क्योंकि ये 100% पूछा जाएगा, ठीक। एक आपको ब्रिज स्टोन ब्रिज दे दिया गया है, और ये क्या है? संतुलन की अवस्था में। क्या है? संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था मतलब कि इसमें से करंट पास नहीं होगी, जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसमें से करंट पास नहीं होगी, ठीक। अब कह रहा है कि इस चार्ज रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड है। अब इसमें पूछता है कि RDC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए ब्रिज स्टोन ब्रिज को जो हम लेते हैं तो इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का अनुपात, मतलब मान लीजिए, हमेशा याद रखिए कोई भी ब्रिज स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए, पूछ ले, तो आपको क्या देखना है? आपको पहले ये देखना है कि वो संतुलन की अवस्था में है कि नहीं है। तो अगर संतुलन की अवस्था में है तो इस रेजिस्टेंस को मान लेते हैं हम P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, इसको मानते हैं S, ठीक। तो ब्रिज स्टोन के जो आपका ब्रिज स्टोन ब्रिज है, ब्रिज स्टोन ब्रिज में अगर संतुलन की अवस्था में है तो इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्या होता है कि P/Q इक्वल टू R/S होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए इसी तरह कोई दूसरा क्वेश्चन दे देगा तो आप कर सकते हो, ठीक। तो यहां पे P की जगह क्या दिया है इन्होंने? PAB दिया है। क्या दिया है? PAB/QBC हो जाएगा, और R की जगह क्या हो जाएगा? SAD/S की जगह RDC, ठीक। तो आपको RDC निकालना है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? SAD इंटू QBC, ठीक है, अपॉन PAB हो जाएगा, ठीक है। अब SAD की वैल्यू क्या है? SAD की वैल्यू है, कहां गई SAD की वैल्यू? 15 ओम है बेटा, ये 15 ओम है, लिखना भूल गया था, ठीक ठीक। SAD 15 हो गया। QBC कितना है? 300, और PAB कितना है? 500। इससे इसको काट लीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा तो 9 ओम। तो RDC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 ओम। ये क्वेश्चन आप रट के जाइएगा, 100% पूछेगा, नोट कर लीजिए। अब ये भी क्वेश्चन जो है
आप लोग याद कर लीजिए सीबीटी एग्जाम के लिए। एक आपको सर्किट दे दिया गया है, ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका अमीटर है। अमीटर क्या करता है, करंट को मापता है। क्या होता है, सीरीज में लगता है। इतनी चीज हमने बता दिया मीटर से। ये आपका क्या है, ओम मीटर। ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस को नापेगा। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है कि ओपन R2 रेजिस्टेंस के पार, ये रेजिस्टेंस, ये जो है आपका रेजिस्टेंस, ये क्या है आपका ओपन है, ठीक है। अब इसके पूछ रहा है कि ओम मीटर की रीडिंग क्या होगी। देखिए दो चीज याद रखिए हमेशा, अगर ओपन होगा तो क्या होगा, शॉर्ट होगा तो क्या होगा। देखो ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम, रेजिस्टेंस आपका अनंत, ठीक। तो यहां पे सर्किट आपका ओपन है बच्चों, ये रेजिस्टेंस जो है आपका ओपन है। तो जब रेजिस्टेंस ओपन हो, मतलब ओपन रहेगा, तो उसमें क्या होता है, जो वैल्यू होगी क्या होगी रेजिस्टेंस की, मैंने क्या बताया, जब ओपन सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अनंत होगी। तो इसमें आंसर आप अनंत पे लगा देंगे आंख मूंद के। अगर यही पूछ लेता कि इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, तो वहां पे करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। और शॉर्ट के केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, करंट आपकी अनंत हो जाएगी, रेजिस्टेंस आपका जीरो हो जाएगा, वोल्टेज भी आपका जीरो हो जाएगा। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ना नोट करो तो चलिए देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि समांतर सर्किट में जोड़े गए तीन प्रतिरोधों के बराबर प्रतिरोध RT के लिए सूत्र होगा। देखिए समांतर में तीन प्रतिरोध है, तो तीन प्रतिरोध हम बना लेते हैं। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ठीक। इनको पैरेलल में जोड़ दिया गया है, ठीक। अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, तीनों का रिजल्टेंट क्या है, RT है, ठीक। अब उसके लिए पूछे फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, RT इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। देखिए क्या होता है, अगर तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं समांतर क्रम में, तो क्या फॉर्मूला बनता है, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ठीक। हमको RT की वैल्यू निकालनी है, तो RT को उधर ले जाओ और इनको इधर ले आओ, तो RT इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही आंसर आ जाएगा। तो कौन सा है इसमें, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर सीरीज में कहा जाए, ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस हो समांतर में, ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, RT इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये हो गया आपका दो रेजिस्टेंस के लिए। अब इनको कहा जाए कि सीरीज में निकालिए, तो सीरीज में कनेक्शन क्या होगा, सीरीज का मैं लिख देता हूं यहां पे, सीरीज को बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक बात याद रखना, अगर यहां पे हम
यहाँ पे मान लेते हैं कि R1, R2 और R3 की वैल्यू क्या है, सेम है, R मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, RT इक्वल टू हो जाएगा 3R, RT इक्वल टू क्या हो जाएगा 3R। इससे ये पता चलता है कि सीरीज में टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक। और यहाँ पे अगर हम रख दे वैल्यू उठा के ये, तो RT इक्वल टू पैरेलल में, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R/3। तो पैरेलल में क्या होगा, कम होगा, पैरेलल में टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और सीरीज में ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लो।